कभी कभी ये बातें हमारी जो है ना डर के कारण, समाज के भय के कारण, इज्जत की दुहाई देकर जो हम पीछे हटते हैं, इसके इतने बुरे नतीजे होते हैं। हम लोग अपनी लड़की की खुशी के लिए दहेज देते हैं, पैसा देते हैं, जो मांगते वो देते हैं, इसके बावजूद भी लड़कियां जलाई जाती हैं। इसके बावजूद भी लड़कियां जलाई जाती है। एक बार महिला आयोग के ऑफिस में बैठी थी तो वहाँ पर एक अग्रवाल परिवार था, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। हमने बोला क्या हुआ? बोले माँ बाप रो रहे थे। बोले हमारी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जला दिया। बोले क्यों जलाया, कैसे जलाया? बोले बहुत दहेज मांगते थे, हमेशा लड़की को परेशान करते थे, 50,000 लेके आ, 1 लाख लेके आ, गाड़ी लेके आ। हम उसको सब दे रहे थे, फिर भी उसने जला दी। आपने पहले उसके मुंह को खून लगा दिया ना, आपकी कमजोरी है। आप ऐसे तन के खड़े रहते, हमारी बेटी हम पर भारी नहीं है, तुमसे नहीं पाला जाता है, तुमको 1 लाख देने के बदले हम अपनी बेटी को 1 लाख रुपया देते, उसको बिजनेस डाल के देते हैं, उसको नौकरी लगा के देते हैं। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, नौकरी लगेगी तो तुम्हारे जैसे 56 आएंगे। बात सही है या गलत है? दे रहे किसको? तो दामाद को, बेटी को नहीं दे रहे। और वो है कि उसका क्या बोलते, लोग का घड़ा भरता ही नहीं है। और फिर बाद में वो सोने की मुर्गी देने वाली, अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करते, वैसे वो बहू को हलाल कर देते हैं। उनको लगता है अभी इसके माँ बाप पूरे कंगाल हो गए, पैसा दे दे के, अब उनके पास में कुछ भी नहीं है, इसको रख के क्या फायदा, इसको खत्म कर दो, फिर दूसरी लड़की ढूंढते हैं, फिर दूसरे से दहेज वसूल करेंगे। ये सिलसिला चलते ही रहता है। हमको इसे रोकना पड़ेगा, हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, परामर्शदाता के पास में जाइए, काउंसलर के पास में जाइए, कोई सामाजिक कार्य करता है उनके पास में जाइए। नहीं बोल सक रहे किसी के पास, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है उसके पास में अपना दर्द बताइए कि ऐसे ऐसी समस्या से हम गुजर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, हम डर के कारण किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो मदद करता है वो इतना समझदार होना चाहिए कि उसने आपकी बात को छुपा के आपकी मदद करनी चाहिए। 4 लोगों में वो बात ना बताए जो भी आपकी समस्या है, और आपकी ऐसी गोपनीय तरीके से मदद करे। वो महिला आयोग में जाए या पुलिस स्टेशन में जाए, जो भी ज़रूरत हो। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो कुछ ही घंटे में इस तरह के पारिवारिक हिंसा के मामले में 72 घंटे में उस अपराधी को आपके पास से हटाया जाता है, आपको सुरक्षा दी जाती है। अक्सर ऐसे मामले में हम लोग दोस्तों के पास में जाते हैं। दोस्तों को ज़रूरी नहीं कि इन बात का नॉलेज हो, वो कभी कभी गलत सलाह देते हैं, उनकी जैसी मानसिकता रहेगी वैसा वो बताएंगे। इसलिए संभल के, आपका दोस्त ज्ञानी है या नहीं, इस बारे में जानकार है या नहीं। गलत दोस्त के पास में बताएंगे तो वो दोस्त ही आपकी सारी बात लोगों को बताते घूमेगा। महिलाएं अक्सर ऐसा करती है, ग्रुप में बैठती है तो एक दूसरे को बताती है, वो आपके भले की सलाह नहीं देती है, वो और ज़्यादा बात को और उलझा देती है और 4 लोगों को बताती है। 10 लोग 10 तरह की बातें बताते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई निकलता नहीं है और फिर किसी न किसी के जान की हानि होती है। तो ऐसा हमने नहीं करना है, हमें पुलिस में जाना चाहिए। ऑफिस में भी जैसे हमारे साथ में उत्पीड़न होता है, बॉस लोग भी उत्पीड़न करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आजकल तो फेसबुक पे भी बहुत कुछ हो रहा है। हम बहुत लड़कियों को बोलते हैं कि ऐसी तरह तरह की तस्वीरें मत डालो फेसबुक पे, फिर भी लड़कियां डालती है। वहाँ से वो फ़ोटो को एडिट करते हैं, गलत तरीके से फ़ोटो फैला देते हैं, फिर लड़कियां आत्महत्या करने लगती है। मतलब घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो हमको बहुत चालाक बनना पड़ेगा। एक आधे ही चालाक लड़की दिखती है तो हम लोग उसको नाम रखते हैं, अरे ना पोरगी ना खूप चंडा आहे, चंट आहे तर चांगला आहे ना, कोणी तिच्यावर अन्याय करणार नाही। तुम्ही चंट बना, तुम्ही का गोगलगाय बनून राहता? तुम्ही गोगलगाय नका बनू, तुम्ही चंट बना। तुमच्यावर कोणी अत्याचार करते तर तुम्ही त्याला उत्तर द्या, नाही तुमच्यानं होत तर कोणाची मदत घ्या, कानूनची मदत घ्या।
विश्वसनीय पोलिसांकडे जा. खालच्या पायरीवर जर पोलीस तुमची कंप्लेंट नाही घेत आहे तर तुम्ही वरच्या पदाधिकाऱ्याकडे जा, डायरेक्ट कमिशनरकडे जा, डायरेक्ट कोर्टामध्ये जा, वरच्या लेवलवर जा. तिथं पण आपण भेट घेतच जातो. तुम्ही काही अपराधी नाही आहात पोलीस स्टेशनला गेले तर, तुम्ही पीडित आहात. तुमच्यावर अन्याय झाला आहे तर तुम्ही घाबरून बोलायचं नाही, डटून बोलायचं. 4 लोक घेऊन जायचे, कधी एकटं नाही जायचं पोलीस स्टेशनला. पण आम्हाला सुचत नाही. तुमच्या सोबत जर काही जबरदस्ती झाली आहे तर आंघोळ करायची नाही जोपर्यंत मेडिकल होत नाही. एक नागपूरचीच केस मी हँडल केली होती. मध्ये मध्ये मी हिंदी मराठी दोन्ही बोलते. खूप आधी थी नागपुर में मैंने एक बलात्कार की केस हैंडल की. वहां पर वो लड़की घर गई और नहाई बलात्कार के बाद. और नहाने के बाद में मेडिकल करने जाते हैं तो कोई सबूत नहीं मिलता. इसलिए कभी जबरदस्ती ऐसा कोई करता है तो हमने नहाना नहीं चाहिए. पुलिस स्टेशन जाके पहले बोलना चाहिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरा मेडिकल टेस्ट कराओ. वो सबसे बड़ा एविडेंस होता है, सबूत होता है कि आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार हुआ है. फिर वो घर का ही क्यों न हो. वो जो उदाहरण दिया मैंने लड़की का, वो माँ बाप से नहीं बोलती और खुद ही चली जाती ना, बाहर के लोगों की हेल्प लेती तो अच्छा होता. एक अच्छी प्रतिभाशाली लड़की की मौत हो गई ऐसा हम कहेंगे. और माँ का तो बड़ा फर्ज है कि अपनी बेटियों का ध्यान रखे. अक्सर बेटियां अपने दोस्तों के बारे में बात छिपा लेती है, छिपाती है ना. और हम लोग भी बोलते याच्यासोबत का बोलली, त्याच्याकडे का पाहिलं, त्याच्यासोबत कुठे गेली होती. ऐसा ना करते हुए तुम्हारा दोस्त था क्या, लेके आओ ना, मैं भी मिलती हूँ उससे, मेरी भी जान पहचान करो, अच्छे से देख तो लोगे तुम्हारी लड़की का दोस्त कौन है. लड़की हो चाहे लड़का, उनके साथ में हमारा भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए. हमने उनको पहचानना चाहिए, सही है गलत है कैसा है. पहले ही प्रतिबंध लगा देते हो, उसको कमरे में कैद कर लेते हो, तो उसको लगता है कि मेरी आज़ादी खो गई है, तो वो सारे बंधन तोड़ के भागने की कोशिश करती है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटी का मित्र बनना पड़ेगा. क्योंकि वो मित्रों को ही बताते हैं. आप यदि मित्र बन जाते हो तो वो अपने अंदर जो चल रहा है वो आपको पता नहीं. आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं. क्या हुआ है तुम्हारे साथ बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी. मुझे अपना दोस्त समझ के बताओ. दुनिया में मेरे से ज़्यादा कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता है. ये तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी. फिर वो घर में भी कुछ हो रहा हो या बाहर कुछ हो रहा हो, वो तुम्हारे साथ बताएगी. फिर आपको भी नहीं घबराना है. आपको तो पहले ये खुद हिम्मत रखना है, उसको भी समझाना है कि रास्ते निकल आएंगे. पहले आशावान होना है. निराशा में बात करोगे तो वो भी सुसाइड की कोशिश करेगी. आपको निराशा में बात नहीं करना है, पहले उसका पूरा सुन लेना है, फिर उसको आशा देना है कि एक्सीडेंट होते हैं ऐसे. तुमने खुद की किया हो ना, तब भी एक्सीडेंट होते हैं. एक उम्र का तकाजा होता है कि इस उम्र में लड़कियां गलतियां करती है, लड़के भी गलती करते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होता है, समझ में नहीं आता है. तो ऐसे में बोलना चाहिए कि वो एक एक्सीडेंट था, उसको भूल जाना है. यदि वो अपराध है, बड़ा क्राइम है, तो उसके लिए हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, पुलिस तक जाने की, लड़ने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी. ज़्यादा समय हो गया है क्या? 9:30 हो गए हैं. नहीं 7:30. अच्छा, अभी आपका खुद का हो
या आपके घर में किसी और के साथ। उनके जी के दूसरी साथ बात ये कि आपके पड़ोस में भी कुछ हो रहा हो, सामाजिक भी होता है बात, सामाजिक भी होता है। कभी कभी आपको लगता है कि दूसरे के घर में हो रहा है तो मुझे अधिकार नहीं है बोलने का, कुछ करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोस में अगर किसी बच्चे को बहुत मारा पीटा जा रहा है तो आप पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं, उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। पुलिस आपका नाम गोपनीय रखेगी, समझ रहे हैं? और ये सब क्यों होता है, इतनी हिंसा? क्योंकि उनमें नैतिकता नहीं है। समाज ने उनको अतिरिक्त अधिकार, पावर दे दिए है। यहाँ पे पावर दिखाने की बात है। अगर कोई महिला भी किसी के साथ अत्याचार कर रही है तो वो अपना पावर दिखाना चाहती है, ताकत दिखाना चाहती है, किसी के ऊपर शासन करना चाहती है। मतलब उसमें नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है। और यही तो चीज बुद्ध सुधारना चाहते थे। बुद्ध क्या कहते हैं कि हर परिवार में देख रहा हूँ भाई भाई के साथ लड़ रहा है, पिता बेटे के साथ, बहन बहन के साथ। परिवार में ही आपस में हम इतना लड़ रहे, बोलते हैं कि परिवार में हमारा खून का रिश्ता होता है, बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, उनको उत्पीड़ित करके अपनी इच्छा पूरी करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। किसी की ननद अगर बुरे समय में है, उसका पति उसको मारता पीटता है, 2-4 दिन के लिए घर में आ गई तो भाभी ने क्या करना चाहिए? आ गई यहाँ पर कब्जा करने के लिए। हाँ, भाभी को लगता है ननद आ गई कब्जा करने के लिए। हम लोग अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते, आज उसके साथ हुआ कल हमारे साथ हो सकता है। ये सोचना चाहिए ना, दुख तो सबका समान है ना। कब किसके ऊपर क्या विपरीत परिस्थिति आ जाएगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमने कभी अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए। ननद की जगह बहन आ जाए तो क्या हुआ करके उसको कुछ कारेंगे, हाँ? उसको पहले पानी पिलाएंगे, खाने को देंगे, उसकी सारी बात सुनेंगे, वो ना रखेंगे। घर में हिस्सा तो नहीं मांगने आ गई, घर में हिस्सा मांग रही है तो राखी बांधने नहीं आना बोलती। घर में हिस्सा मांग लिया तो भाई बहन का रिश्ता खत्म। ऐसे तुम्हारे रीति रिवाज और त्योहार है कि जहां महिला को अधिकार देने की बात आई तो रिश्ते खत्म कर देती। एक समय का खाना और पानी देने के लिए भी हिम्मत नहीं होती है, इतने कंजूस हो गए हैं आजकल, इतना स्वकेंद्रित हो गए। मैं मेरा बच्चे, वो देख रहे ना, तुमने अपने सास ससुर का नहीं किया, वो बच्चे बड़े होंगे ना तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाले हैं। इसलिए बच्चों को क्या सिखाओ कि जो बूढ़े लोग हैं घर के, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची जो भी है, उनके बारे में अच्छी बातें सिखाओ, उनकी इज्जत करना सिखाओ, उनका ध्यान रखना सिखाओ, क्योंकि कल यही बारी तुम पे आने वाली है। ये सारी बातें हिंसा में आती है। आज तुमने किसी के साथ हिंसा की, कल तुम्हारे साथ हिंसा होगी। बुद्ध ने यही कहा है, हिंसा का छोटा सा मतलब नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो क्या कहते हैं, तुमने किसी को मारा, तुमको भी मारने वाला कोई मिल जाएगा। तुमने किसी को लूटा, तुमको भी लूटने वाला कोई मिल जाएगा। तुमने किसी को ठगा, तुमको भी ठगने वाला कोई मिल जाएगा। मिलता ही है। इसलिए अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता ही हिंसा को कम कर सकती है। अभी जो जाति धर्म के नाम पर हो रहा है, जैसे अभी हमने मणिपुर में देखा, जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग भी संवेदनशील नहीं है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ये जाति का है तो मेरा है, वो जाति का है तो हमारा नहीं है, ये चल रहा है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर रात दिन यही लड़ाइयाँ चल रही है। अपने परिवार में अलग लड़ाई चल रही है, समाज में अलग लड़ाई चल रही है, देश में अलग चल रहा है। और कहते हैं मेरा भारत महान, कल ही 15 अगस्त मनाया। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। खुद भी हिंसा मत करो
और कोई तुम्हारे सामने हिंसा कर रहा है तो उसको रोको, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खुद की भी मदद करो और दूसरे की भी मदद करो, तभी एक स्वस्थ समाज तैयार हो सकता है। और हमारी महिलाएं पीछे हैं तो उसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उसको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। केवल नौकरी के पीछे नहीं, बिजनेस जैसे बताया इन्होंने कि बिजनेस खड़ा करो। बिजनेस में पैसा आते जाते रहता है, नौकरी में तो फिर वही 8 घंटे की नौकरी, बॉस ने बोला उतना किया, बुद्धि का विकास उतना नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, जो आपकी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ो। आर्थिक रूप से भी प्रगति करो, सामाजिक रूप से भी प्रगति करो, लैंगिक रूप से भी स्वस्थ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए ही धम्म बताया गया है। धम्म नहीं तो हम स्वस्थ नहीं। तो आप लोग इस बात की तरफ ध्यान देंगे, धम्म का आचरण करेंगे, और जो उत्पीड़न करने वाले हैं उनको भी हमें बताना पड़ेगा, नहीं सुनते तो छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे? चाहे कोई भी हो, अपना ही क्यों ना हो। कितने लोग तैयार हैं? हम लोग भी विद्रोह करके आगे बढ़े हैं। कोई महिला को बोलता नहीं कि गृहस्थ जीवन त्याग कर बिहारों में जाओ, चीवर लेके बैठो, कोई नहीं बोलता। घर के लोग, ना पति, ना सास ससुर, ना बच्चे, ना माँ बाप। जब हमारी बड़ी बहन ने पहली बार चीवर लिया था, सुनी थी खंडे जी ने, तो हमारे डैडी को भी पसंद नहीं आया। क्या क्या ख्वाब देखे थे कि इसको जज बनाना है, घर के आंगन में मस्त 4 व्हीलर खड़ी रहेगी, और मस्त पैसा कमाएगी, नाम कमाएगी। उसने तो चीवर ले लिया इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, तो बिल्कुल खुश नहीं हुई। क्या तुकड़ मस्तानी झाली। तुकड़ मस्तानी म्हणजे आम्ही पात्र घेऊन फिरतो ना, तुकडे घेतो, तर तुकड़ मस्तानी झाली। आता या तुकड़ मस्तानीचे किती लोक पायाही पडतात। कोई खुश नहीं होता हमारी आजादी से। हमको समझना है हमारी आजादी कहाँ है। आजादी है तो प्रगति है। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, अपने मन से रोजगार करने का अधिकार। ये सारे अधिकारों का तुम पालन करो, इसको अपने अंदर लाओ। संवैधानिक अधिकार, ये सारे संवैधानिक, और लास्ट में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि तुम्हारे अधिकारों का उपयोग तुमको नहीं करने दिया जाता है तो कोर्ट में जाने का अधिकार। ये बहुत अच्छे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं। इसको हमें जीवन में लाना है, तभी ये हिंसा कम होगी और हमारा भला होगा। इतना ही बोलकर मैं यहाँ रुकती हूँ। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस पर चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार शारदा ताई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और बिहार के सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने सुना उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद।